नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण। शिवाजी विश्वविद्यालय के विभाग 1 के लिए कथेतर साहित्य के अंतर्गत एक नाटक अध्ययन के लिए है। उस नाटक का नाम है जादू का कालीन, जिसे लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। अतः आज हम जादू का कालीन इस नाटक की कथा वस्तु देख लेंगे। जादू का कालीन यह नाटक मृदुला गर्ग जी ने 2 अंकों के 4 दृश्यों में लिखा है। अतः यह नाटक किस लिए लिखा है, इस नाटक का उद्देश्य क्या है, यह सबसे पहले हम समझ लेंगे। मूलतः इस नाटक का उद्देश्य है बाल कामगारों की समस्या को चित्रित करना, यानी बाल मजदूरों की समस्या को चित्रित करना इस नाटक का उद्देश्य है। परंतु केवल यही इस नाटक का उद्देश्य नहीं है, कारण इस नाटक के लिए जो शीर्षक दिया है जादू का कालीन, यानी समस्या को दूर करने के लिए कोई जादू की कालीन आएगी और हमें हमारी समस्या दूर होगी, यानी कोई जादू होगी, जादू होकर हमारी समस्या दूर होगी, ऐसा प्रत्येक इंसान को लगता है। परंतु मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में किसी जादू से समस्या का हल नहीं होता, यह बताने का प्रयास प्रस्तुत नाटक में किया है। अर्थात मनुष्य को अपनी समस्या का स्वयं हल निकालना पड़ता है, स्वयं उससे बाहर निकालना पड़ता है। कोई जादू की कालीन नहीं आती या कोई जादू भी नहीं होती, ऐसी समस्याएं हमारी कभी हल नहीं होती। अतः मृदुला गर्ग जी ने प्रस्तुत नाटक में बाल मजदूरों की समस्या के साथ साथ इस नाटक में उस गांव वालों की समस्याओं को भी चित्रित किया है। उस गांव में सूखा पड़ा है और सूखे के कारण भूखमरी की समस्या सामने खड़ी हुई है। हाथों के लिए कोई काम नहीं है, जंगलों पर शासन का राज आ गया है। बारिश न होने की वजह से सड़कों का भी काम इस साल नहीं है, इसीलिए गांव वालों को अपने छोटे छोटे बच्चों को कालीन बुनने के लिए काम पर भेजना पड़ता है, कारण वो बुनने के लिए उंगलियां नाजुक सी और पतली सी होने की जरूरत होती है। इसीलिए गांव वाले अपने बच्चों को कालीन बुनने के काम पर भेजते हैं। कारण गांव में सूखा पड़ा है, भूखमरी की समस्या निर्माण हो गई है, परंतु बच्चे उसी कालीन को जादू का कालीन मानते हैं और कहते हैं। यह वाक्य इस नाटक में अनेक बार आया है। अतः यह नाटक में जो वाक्य आया है वह क्या बताता है, देख लीजिए। 1 2 3 उड़म उठो, 3 2 1 भरन भरो, 1 2 3 उड़न छू, अर्थात बच्चे मुक्ति चाहते हैं। इस प्रकार बच्चों के शोषण को तो इस नाटक के माध्यम से चित्रित किया है। बच्चे उड़न छू होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, इसे भी इस नाटक में चित्रित किया है। परंतु यह मुक्ति का रास्ता केवल बच्चों के लिए नहीं, तो जीवन में प्रत्येक समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कोई जादू की कालीन नहीं आएगी, तो उस व्यक्ति को ही अपनी समस्या का रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। इसे इस नाटक के माध्यम से व्यक्त किया है। बहुत ही समर्पक संदेश इस नाटक के माध्यम से दिया है। समस्या का हल, समस्या से छुटकारा अपने जीवन में अगर हमें पाना है तो हमें ही प्रयास करना पड़ता है, हमें ही उससे रास्ता निकालना पड़ता है। कोई जादू की कालीन नहीं आती। उड़नछू होना है, मुक्ति चाहनी है, तो हमें प्रयास करना होगा। यह भी सुंदर संदेश इस नाटक के माध्यम से दिया है। अतः इस नाटक की कथा वस्तु 2 अंकों के 4 दृश्यों में मृदुला गर्ग जी ने प्रस्तुत की है। नाटक के पात्र, पहले पुरुष पात्र रमई, केशव का बाप, तीसरा गांव वाला, दलाल 1, दलाल 2, सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, मालिक, लेबर ऑफिसर, कलेक्टर,
ड्राइवर लड़के का बाप। स्त्री पात्र हैं दादी, माई, केशव की माँ, समाज सेविका, पत्रकार। इसके अलावा 7 बच्चे हैं जिनमें से 3 लड़कियां और 4 लड़के हैं। संतो, कम्मो, लक्की। 4 लड़के केशव, लाखन, बरखू, दूसरा लड़का छोटा। लाखन उम्र में बड़ा है। संतो माई और रमई की बेटी है, उसकी दादी है। इस प्रकार इस नाटक की यह पात्र है। और इस नाटक का जो पहला दृश्य है संतो और दादी के संवाद से ही शुरू होता है। संतो और दादी के संवाद से ही शुरू होता है। देख लीजिए नाटक की कथा वस्तु प्रथम दृश्य जो है किस प्रकार चित्रित किया है। संतो दादी से कहानी सुन रही है। दादी चक्की चला रही है। संतो को चंपादीप की राजकुमारी की कहानी बता रही है। यह चंपादीप है। चंपादीप की राजकुमारी की कहानी बता रही है। संतो लेटे लेटे वह कहानी सुन रही है। रानी के पास इतने मोती थे जितने हमारे पास चावल के दाने, ऐसा दादी संतो को बताती है। क्योंकि रानी रोती है तो भी मोती झरते हैं। इस प्रकार यह संतो को वह कहानी सुना रही है। लेकिन संतो कहती है कि हमारे पास आज एक भी चावल का दाना नहीं है। अर्थात इस नाटक के प्रारंभ में ही भूखमरी की समस्या को या उस गांव वालों के ऊपर जो बेरोजगारी की समस्या आई है इसे ही चित्रित किया हुआ है। माई कह रही थी सूखा पड़ा है। दादी कहती है सच कह रही है माई, सूखा तो जबर पड़ा है। न जाने कितने महीने बीते, पानी की एक बूंद नहीं बरसी। अब आंख का पानी भी सूख गया है। अर्थात आंख का पानी भी सूख गया है, फिर भी पानी का एक बूंद नहीं बरसा। इसीलिए उस गांव में इस साल बहुत भारी रूप में सूखा पड़ा हुआ है। इतने में संतों की माई सर पर गट्ठर लादे भीतर आती है। एक धौल संतों के पीठ पर जमाकर उसे काम धाम करने के बारे में कहती है। दादी कहती है आते ही क्यों उसके पीछे पड़ी हो। तब माई कहती है कल से संतो ही लकड़ियां लानी जाएगी, मैं तो सड़क कूटने जाऊंगी। पर दादी शंका व्यक्त करती है इस साल सड़क बनेगी, इतना सूखा पड़ा है। माई को लगता है अगर सड़क नहीं बनेगी तो हम भूखे मरेंगे। इतने में रमई कुदाल लेकर वहां आता है। वह कहता है अब की साल सड़क नहीं बनेगी, कारण बरखा नहीं हुई। बरखा होती है तो सड़क उखड़ती है और सड़क उखड़ने के बाद ही सड़क बनती है। अब की बार तो सूखा है, इसीलिए इस साल सड़क नहीं बनेगी। तो माई कहती है अब क्या करें, ऐसी उनके सामने समस्या है। माई बीच में ही कहती है सड़क क्या धंसने से ही बनाई जाती है, चीज तो बरतने के लिए बनाई जाती है। यह वाक्य दादी ने कहा है। दादी कहती है सड़क धंसने के लिए नहीं बनती, बरतने के लिए बनाई जाती है। रमई थोड़ा गुस्से में अरे सड़क धंसेगी नहीं तो बनेगी कैसे, हमें काम मिलेगा कैसे। पर यह सब राजनीति है, तुम्हारे समाज में समझ में नहीं आएगा, तुम चुप रहो। इस प्रकार वह दादी को कहता है। अब की बार सड़क नहीं बनेगी। दादी चिंता व्यक्त करती है अब हमारा क्या होगा, फसल नहीं, कटाई नहीं, सड़क भी नहीं बनेगी तो हम खाएंगे क्या, हम भूखों मरेंगे। इस प्रकार दादी चिंता व्यक्त करती है। इतने में संतो पुनश्य कहती है भूख लगी है। माई उसके सिर पर लकड़ी का गट्टर रखती है और कहती है कल से तू ही लकड़ियां लाने के लिए जाएगी, जा वह लकड़ी का गट्टर बाहर रख। लकड़ी की लड़की की जात है न काम की न धाम की, यानी वो लड़की है कोई काम नहीं कर सकती, न जंगल जा सकती है, न लकड़ियां ला सकती है। इसीलिए वह कहती है लड़की की जात न काम की न धाम की। संतो गट्टर लेकर बाहर जाती है। माई उसे गालियां देती है। दादी माई को कहती है क्यों उसके पीछे पड़ी है, लकड़ियां लाने मैं जाऊंगी। तो माई कहती है तुम्हें
नहीं वह आएगा, तुम नहीं जा सकती, बहुत दूर है जंगल, तुमसे नहीं होगा, जंगल तो बहुत दूर है। परंतु दादी अपनी यादें बताती है। परंतु दादी के वक्त जो जंगल था वह आज जंगल नहीं है। आज जंगल का चित्र बदल गया है। दूर दूर तक लकड़ियां नजर नहीं आ रही, सारी लकड़ियां शहर चली गई है, जिससे मकान कारखाने बनाए गए हैं। अब जंगल बचाने के लिए लकड़ी काटने के लिए मनाही है, कारण जंगल सरकार का है, इसलिए दूर तक जाना पड़ता है। दादी संतों को समझाती है, तू रो मत, तू ढेर सारे कुंदरू बेरी लाना, उसे अचार बनाएंगे। बुरे दिन हमेशा ही नहीं रहते, बुरे दिन चले जाएंगे। इस प्रकार आज जंगल की अवस्था हो गई है। जंगल पर शासन का राज है। जंगल बचाने के लिए गांव वालों पर पाबंदियां हैं, लेकिन वह जंगल काट कर शहर में चला जा रहा है। ये बात यहाँ लेखिका ने प्रस्तुत की है, चित्रित की है। इसीलिए वह जंगल से लकड़ियां लाने के लिए संतों को बहुत दूर जाना पड़ेगा। माई नहीं, दादी नहीं जा सकती, ऐसा माई कहती है। इसीलिए संतों लकड़ियां लाने के लिए चली जाती है और वह तीनों गाना गाते हैं। देशवा का सब धन धान विदेशवा जा रहे हैं, महंगी पड़त हर साल किरकस अकुला रहे हैं। यानी हर साल उनके लिए महंगी पड़ रही है और अकुला रहे हैं, उनके हृदय, उनका मन अकुला रहे हैं। इस प्रकार यह पहले दृश्य में लेखिका ने सूखे के कारण जो गांव वालों की समस्या हुई उसे चित्रित किया है। इतने में संतो रोती भी वहां आती है। वह खाली हाथ आई है, लकड़ियां लेकर नहीं आई। वह कहती है, ठेकेदार ने भगा दिया। संतों को भूख लगी है पर दाना घर में नहीं है, एक भी दाना घर में नहीं है। इस प्रकार भूख के कारण संतों तड़प रही है, अर्थात घर में दाना एक न होने के कारण संतों भूख लगी है कर, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। इतने में केशव का बाप वहां भागते हुए आता है और रमैया को कहता है, खैरपुर से कारखाने वाले आए हैं, काम देने के लिए आए हैं। इतने में दो दलाल सामने आते हैं। तब रमई कहता है, मुझे काम दे दो। तब दलाल कहता है, तुम क्या सीखोगे, ये तो बच्चों का काम है। परंतु रमई कहता है, हमारे यहाँ तो कोई लड़का नहीं है, लड़की है, उसे कैसे भेजें। अब गांव वालों के सब बच्चे जा रहे हैं, लेकिन रमई अपनी बेटी को नहीं भेज सकता, क्योंकि वह लड़की है, न काम की न धाम की। इस प्रकार माई ने कहा था। परंतु केशव की माँ केशव से भेजने से इनकार करती है। केशव के बाप ने उस दलालों से 100 रुपए लिए थे। तब रमई अपनी लड़की को भी लेके जाने के लिए कहता है। 100 रुपए नहीं, 80 रुपए मिले, वह अपनी लड़की को लेके जाने के लिए उन्हें कहता है। अब दलाल संतों को पूछता है, काम सीखेगी ना। वह आगे कहता है, जितनी उंगलियां पतली उतनी अच्छी। पहला दलाल कहता है, जैसा कालीन वैसा दाम, जितना दाम उतना लाभ। दूसरा दलाल कहता है, तुम्हारी कालीन खरीदने के लिए दूर देश से राजकुमार आएगा। राजकुमार का नाम सुनते ही संतो जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसने राजकुमारी की कहानी अपनी दादी से सुनी थी और राजकुमारी से आंखों से भी मोती झरते हैं, उसने वह सुना था, इसलिए वह जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि राजकुमार आएगा। और केशव की माँ बीच में ही कहती है, केशव बीच में कहता है कि परियों के देश से राजकुमार आएगा। संतो जाने के लिए तैयार होती है, परंतु दादी भेजने से इनकार करती है। तब दलाल रमई को 100 रुपए देता है। तब रमई संतो को जाने के लिए कहता है। उस वक्त दादी, केशव की माँ और माई हतबल हो जाते हैं। केशव संतों को हाथ पकड़कर उड़नछू हो जाता है, अर्थात केशव और संतो दलालों के साथ कालीन बुनने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ प्रथम दृश्य समाप्त होता है, अर्थात प्रथम दृश्य में सूखे के कारण बच्चों को गांव वाले कालीन बुनने के काम पर भेजते हैं, इसका चित्रण किया है। अगला दृश्य हम अगले वीडियो में देखेंगे, जरूर देखिए, तब आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ रुकते हैं, धन्यवाद।